नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 4 बजे को है, वक्त हो गया है आज की बड़ी खबर का। 110 दिनों का लंबा इंतजार, हजारों धमाके, सैकड़ों हमले और पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की चौखट पर धकेलने के बाद आखिरकार अमेरिका और ईरान का युद्ध खत्म हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ऑफिशियली पीस एग्रीमेंट की डील साइन कर ली है। दोनों देशों के बीच 14 समझौतों पर एमओयू साइन हुए हैं। ट्रंप ने फ्रांस में मैक्रो के साथ डिनर के दौरान ईरान के साथ डील पर हस्ताक्षर किए, तो दूसरी तरफ तेहरान में बैठे ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भी 14 पॉइंट्स वाले इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन कर दिए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के तहत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बिना कोई टोल टैक्स दिए 60 दिनों तक सभी देशों के जहाज आसानी से गुजर सकेंगे। उसके साथ ही अगले 30 दिनों के अंदर अमेरिकी समंदर से नाकेबंदी हटाएगा और ईरान होर्मुज में उन माइंस को क्लियर करेगा जो उसने युद्ध के दौरान लगाई थी। इस डील में यह भी साफ साफ लिखा है कि सभी मोर्चों पर जंग खत्म होगी। अमेरिका और उसके सहयोगी लेबनान के मोर्चे पर भी जंग खत्म करेंगे। लेकिन इस डील के बाद सबसे ज्यादा किरकिरी खुद को पीस मेकर साबित करने पर तुले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हो रही है, क्योंकि शहबाज इस्लामाबाद करते रह गए और दूसरी ओर ट्रंप और ईरान ने डील साइन भी कर ली। शहबाज शरीफ ने 15 जून को स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच डील का दावा किया था, लेकिन ईरान ने उनके इस दावे को खारिज करते हुए यह साफ कर दिया था कि स्विट्जरलैंड में कोई हस्ताक्षर समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी शहबाज इस डील का क्रेडिट लेने की कोशिश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच जंग पूरी तरह खत्म हो गई है? क्या होर्मुज खुलने के बाद तेल संकट का खतरा पूरी तरह खत्म हो जाएगा? और क्या होर्मुज अब शांति का रास्ता बनेगा या फिर टोल का नया खेल शुरू होगा? तो लगातार ये तमाम सवाल बने हुए हैं। ईरान के साथ पीस एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद ट्रंप ने कहा कि हम चाहते तो अगले कुछ और हफ्तों, महीनों और सालों तक बमबारी कर सकते थे, लेकिन हमने ईरान के साथ एक ऐसा समझौता किया है जिससे हमारे सभी मकसद पूरे हो गए हैं। इस डील के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से खुल जाएगा। ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। It's an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. If we didn't do this deal, we could have dropped more bombs for another 3 weeks, 2 weeks, 4 weeks, 2 years. Never have the Hormuz Strait open. You would never have success. तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि हम चाहते तो कई सालों, कई महीनों तक ये बमबारी कर सकते थे, लेकिन हम ये बमबारी रोक रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो डील साइन हुई है उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इमैनुअल मैक्रों के साथ डिनर में डोनाल्ड ट्रंप ने इस पीस डील को साइन किया। उसके बाद मसूद पेजेश्कियान ने भी इस डील को साइन किया है। तो अब ये माना जा सकता है कि फिलहाल इस युद्ध पर क्या लगाम लगी है? क्या अभी ये युद्ध, ये जो पीस डील है वो पूरी तरह लागू हो पाएंगी, या अभी भी कई ऐसे सवाल बने हुए हैं कि पूरे विश्व में इस वक्त शांति की स्थिति जो बरकरार करने का दावा किया जा रहा है कि वो सच में है? हमारे साथ खास मेहमान इस पर लाइव जुड़ गए हैं। अमिताभ सिंह, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट, हमारे साथ लाइव हैं। इसके अलावा प्रमीत माकुड़े, प्रेसिडेंट अमेरिकन फॉर हिंदू यूएसए से हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल हो गए हैं। सईद आसिफ रिजवी, ईरान अफेयर्स एक्सपर्ट, हमारे साथ इस वक्त ईरान से जुड़ गए हैं। कार्तिक गौर, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ दुबई से लाइव जुड़ गए हैं। विजय राणा, सीनियर जर्नलिस्ट, लंदन से लाइव जुड़े हैं। वहीं रोहन अग्रवाल, सीनियर जर्नलिस्ट, जापान से हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। रिजवी जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल, क्या सच में युद्ध खत्म हो गया है? ये जो पीस डील साइन हुई है, क्या अब ये धरातल पर भी दिखाई देगी, या अभी भी कई सवाल अटके हुए हैं, अभी भी अनसर्टेनिटी की सिचुएशन बनी हुई है? जी, बहुत शुक्रिया जोड़ने का कि आपने ईरान से मुझे जोड़ा। मैं सबसे पहले ये बताऊं कि देखिए, बिल्कुल सीजफायर तो हो गया है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखना होगा कि ये बाकी रहे। इस तरह से, जिस तरह से ये सीजफायर है और पीस कायम हुई है, वो बाकी रहे। एक तो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका को अपना बर्ताव सुधारना होगा, खासकर ट्रंप को जो है अपना व्यवहार बदलना होगा। जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से धमकी देते हैं, वो शायद उनकी धमकी कहीं और चलेगी, लेकिन ईरान में ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाई। ईरान ने ये साबित किया। तो एक बर्ताव हुआ अमेरिका के लिए ट्रंप का, और दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर है वो है इजराइल। देखिए, ईरान ने जो पॉइंट्स दिए हैं, 14 पॉइंट्स है, उसमें पहले पॉइंट्स में 3 बार लेबनान आया है। लेबनान में जंग रोकनी होगी
और लेबनान में जंग रोकने के लिए सबसे पहले इसराइल को जो है, इसराइल की नकेल कसनी होगी। इसराइल की जब तक नकेल नहीं कसी जाएगी ये युद्ध नहीं रुकेगा। मुमकिन है ये डील और ये पीस और ये सीजफायर ज्यादा दिन तक ना चल पाए। जिस तरह से खुद कल भी जो है इसराइल ने हमला किया है 2-3 जगहों पे, तो इसको देखते हुए ये लग रहा है, और खुद ईरान में ये सवाल उठ रहा है, पब्लिक जो है ये सवाल कर रही है कि ठीक है आपने डील किया, लेकिन लेबनान का क्या? आप जो है लेबनान में कह रहे थे कि हम यहाँ पे शांति लाएंगे, लेबनान में शांति पूरी तरीके से नहीं आ पा रही है, और जिसको लेते हुए कड़ी प्रतिक्रिया जो है ईरान के मिनिस्टर्स की तरफ से हुई, और जो ट्रम्प तक बात पहुंची, और ट्रम्प ने 2 दिन पहले जो है काफी सख्त लहजे में और काफी टाइट किया, जिसको कहा जाए, इसराइल को और बेंजामिन नेतन्याहू से बात हुई और कहा कि तुम जो है नहीं चाहते हो मंतक़े में शांति आए, इस रीजन में शांति आए, तुमको कंट्रोल में रहना पड़ेगा, इस तरह से जो बात हुई। तो ये 2 फैक्टर बहुत है इंपॉर्टेंट है। एक ये कि इसे अमेरिका को, ट्रम्प को अपना बर्ताव सही करना होगा, अपना व्यवहार सही करना होगा, और दूसरा इसराइल। अगर ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर पे अमल होता है तो ये पीस और शांति कायम रहेगी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का रवैया तो पहले से ही देखा है, शुरू से ही वो अभी भी धमकी दे रहे हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि अगर ईरान नहीं मानता है, इस एमओयू पर पूरी तरह सहमत नहीं होता है, तो फिर बमबारी दोबारा से शुरू हो सकते हैं। तो अभी भी धमकी के लिहाज से कह रहे हैं अमिताभ जी। लेकिन ये जो एंट्रिम डील फाइनल हुई है, एंट्रिम है, अभी ये फाइनल नहीं हुई है, अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो इजराइल है। इजराइल नहीं मान रहा है, इस सब सारी दुनिया ने वेलकम किया है इस पूरे डील का, सारी कंट्रीज ने, लेकिन सिर्फ एक कंट्री और एक राष्ट्रपति जिन्होंने इसका वेलकम नहीं किया वो इजराइल है, नेतन्याहू है। क्या इजराइल अगर इस तरीके से अटैक जारी रखेगा, जैसा आज भी हुआ, ड्रोन अटैक हुआ, तब भी क्या ये डील जारी रहेगी, या फिर अभी भी इस डील पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है? देखिए, इस डील पर हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि इजराइल इस डील का पार्ट नहीं है। लेबनान को मेंशन किया गया, इजराइल का एक बार भी नाम नहीं आया है। और हिजबुल्ला और इजराइल जब तक एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, इस डील पर हमेशा खतरा रहेगा। हालांकि एक बात इजराइल ने मनवा ली कि उसने ये नहीं उसमें ये लिखवाया कि जो टेरिटरी इजराइल ने लेबनान की कैप्चर की है, लितानी रिवर तक और कुछ उसके आगे तक, वो वापस कर दी जाएगी लेबनान को। तो वो एक तरह से इजराइल की जीत है। देखिए, ये डील के कई सारे फैक्टर हैं अगर आप देखें जिस पर ये डील टूट सकती है। एक, पहला कि क्या ईरान को वो $300 बिलियन जो कहा गया है इन्वेस्टमेंट के लिए वो मिलेगा? अगर वो नहीं मिलेगा तो ईरान क्या करेगा? दूसरा, हमेशा इस बात का डर बना रहेगा कि कहीं इजराइल इस डील को न तोड़ना चाहे, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू या इजराइल में इलेक्शन अक्टूबर में होने वाले हैं, और वहां का पूरा ऑपोजिशन इस समय बेंजामिन नेतन्याहू के पीछे पड़ गया है कि आप किसी भी तरह इस डील को इस फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं कीजिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि हम अपने लिए इंडिपेंडेंट हैं इस डील को मानने या ना मानने के लिए। तो इसके कई सारे फैक्टर हैं, लेकिन फिलहाल अगर डील को भी अगर देखा जाए तो इसमें इस डील में ज्यादा फायदा या मुनाफा अगर देखें तो ईरान को ही है। हालांकि अभी भी एमओयू है, बार बार हम इसको डील कहते हैं, लेकिन ये एमओयू है, और उस एमओयू का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ईरान को पर से सैंक्शंस हटाए जाएंगे। ईरान के जो $24 बिलियन जो अरब के स्टेट्स में उनके बैंकों में पड़े थे वो वापस किए जाएंगे, और जितने भी तेल या अन्य व्यापार करता है ईरान, उसको वापस उसी स्तर पर ले जाएगा जो 2018 के पहले था। तो ईरान को इसमें कई सारे फायदे मिले हैं, लेकिन वही बात है कि ईरान अपने प्रॉक्सीज को अगर रेन इन नहीं कर पाता है, अगर वो हिजबुल्ला को कहे कि फिर से अटैक शुरू कर दो, तो कहीं अगर वो कर देता है, तो इस समय ईरान के पास पूरी तरह से इसकी चाबी है। सिर्फ एक ही बात मनवा पाया है अमेरिका, वो है कि वो उसमें लिखवा दिया है कि ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएगा। तरीके से हालांकि ईरान तो अगर ये फिलहाल ईरान के लिए है। रोहन जी, बार बार यही कहा जा रहा है कि ये जो डील है ये फिलहाल अगले 60 दिनों के लिए है। अब अगले दिनों के लिए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इस डील पर आगे जो बातचीत हो रही है, कितने दिनों में हम माने कि ये डील पूरी तरह फाइनल हो जाएगी? क्योंकि अभी सिर्फ इनिशियल टॉक्स शुरू होने हैं, उसके बाद अभी कई ऐसी चीजें जिस पर ये डील जाकर अटकेगी। बिल्कुल, 60 दिन तो बहुत लंबी अवधि है। मुझे लगता है कि आने वाले 7 दिन ही काफी महत्वपूर्ण होंगे ये देखने के लिए कि क्या चीजें बदलती है, क्या होती है। और सबसे हास्यास्पद बात तो ये है कि यहाँ यूएस और ईरान बैठ के ये तय कर रहे हैं कि इजराइल क्या करेगा। वो हो नहीं सकता है। जब तक इजराइल अगर टेबल पे नहीं है तो फिर आप इजराइल के बिहाफ पे कुछ भी आप डिसाइड कर नहीं सकते हैं।
दूसरा, यहाँ एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसराइल ने लेबनान पे आक्रमण नहीं किया, इसराइल ने हिजबुल्लाह पे आक्रमण किया, और हिजबुल्लाह कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है, एक आतंकवादी संगठन है। और जिस प्रकार से ईरान के कुछ नेताओं की जो छटपटाहट सामने आ रही है इसराइल को लेके, उससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि ईरान कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह और उनके आतंकी संगठन को सपोर्ट करता है। तो ये आगे, जैसा अभी अमिताभ जी ने कहा, ईरान के हाथ में चाबी है। ईरान को जो है वो अपने ये हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना बंद करना होगा। एक ये सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि ये डील और एक शांति बनी रहे। अगर हिजबुल्लाह फिर से कोई अगर कुछ दुस्साहस करता है, तो फिर इजराइल उसको जो है ईंट का जवाब पत्थर से दोबारा देगा, और मुझे नहीं लगता कि दुनिया की किसी भी प्रकार की डील इजराइल को रोक सकती है। तो सारा दारोमदार मुझे लगता है ईरान पे है, ईरान किस तरीके से हिजबुल्लाह का जो है काबू में रखता है। ठीक है प्रमीत जी, डोनाल्ड ट्रंप पहले तो कह रहे हैं कि डील साइन हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी शांति स्थापित होगी, लेकिन उसके बाद सीधे सीधे ये भी धमकी दे दी जाती है कि अगर ईरान इसकी शर्तों को नहीं मानेगा, अगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता है, तो फिर से बमबारी हम शुरू कर देंगे। तो एक तरफ तो पीस भी चाहते हैं और दूसरी तरफ धमकी भरा अंदाज भी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक तो पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना, ये पूरे विश्व के लिए एक अच्छी बात है, बिकॉज लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन वाज टोटली डिसरप्टेड, और उसके लिए बड़ा प्रेशर था अमेरिका के ऊपर, ईरान के ऊपर, तमाम देशों की तरफ से। तो एक ये बड़ी पॉजिटिव चीज रही कि अगले एटलीस्ट 60 डेज जब तक ये एमओयू को फाइनल एग्रीमेंट की शक्ल दी जाएगी, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, तो लोगों को जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है, जो अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है और तमाम देशों में है, वो कम होगा। बट द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड इज कि व्हाई ट्रम्प इज टॉकिंग ऑन बोथ साइड्स, बिकॉज ईरान doesn't have still one strong command structure, जहां से वहां आईआरजीसी एक अलग भाषा बोलता है, आईआरजीसी के अंदर भी 2 फैक्शन है, और उसके अलावा वहां की डिप्लोमेटिक और जो मिनिस्ट्रियल लॉबी है, वो तो डेफिनेटली पीस चाहती है, एग्रीमेंट चाहती है, और इसलिए दोनों तरफ की बातें अमेरिका को करनी पड़ती है। एंड अमेरिका हैज अ क्लियर अपर हैंड इन दिस, इन मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, एंड डिप्लोमेटिक लिवरेज इज ऑल्सो देयर विद अमेरिका। दैट्स व्हाई अमेरिका इज कॉलिंग द कार्ड्स। अमेरिका इज नॉट प्लेइंग द चेस, अमेरिका इज कंप्लीटली कंट्रोलिंग द चेस। इजराइल की बात में जरूर अमेरिका अभी एक तरह से थोड़े से पशुपेश में है। इजराइल वैसे तो अमेरिका की बात सुनता है, बट देयर इज अ डोमेस्टिक कंपल्शन देयर। वहां चुनाव आ रहे हैं और नेतन्याहू साहब वहां पर एक प्रेशर में है, बिकॉज ही हैज टू प्ले अकॉर्डिंग टू द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो कई सारे समीकरण हैं जिसको ध्यान में रखते हुए अगले 60 दिन बड़े महत्वपूर्ण होंगे। बट ये सीज फायर निश्चित रूप से एक फ्रेजाइल सीज फायर है। होप and we all hope that it should continue and ceasefire and MOU should get converted into a पूरा long-term MOU peace देखकर agreement. तो ये भी लगता है ना कि ईरान ने पूरी अपनी शर्तें मनवा ली हैं। $300 बिलियन उनको देना पड़ेगा एक राहत पैकेज के तौर पर, जो फ्रीज एसेट्स है वो उनको देने पड़ेंगे, लेबनान पर अटैक करने से इजराइल को रोकना पड़ेगा। तो एक तरीके से कहे ये पूरा जो पलड़ा है वो ईरान का भारी लग रहा है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि डोनाल्ड ट्रंप ही या अमेरिका ही इस पूरी चेस को लीड कर रहा है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी दोबारा से, लेकिन जिस तरीके से विजय राणा जी पूरा सिनेरियो इस वक्त चल रहा है, उसमें एक एंट्री हो रही है पाकिस्तान की। शहबाज शरीफ खुद क्रेडिट लेना चाहते हैं, वो खुद चाहते थे कि ये डील उनके इस्लामाबाद मेमोरेंडम इसको बोल रहे हैं, लेकिन ये मेमोरेंडम अलग तरीके से साइन हो गया, पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं आ पाया, तो क्रेडिट लेना था, ले नहीं पाए। विजय राणा जी, सर अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है इस वक्त आपको। जी, सही कहा आपने। पाकिस्तान दुनिया भर के सामने ये दिखाने की कोशिश करेगा कि इस शांति वार्ता में और इस समझौते में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो वो क्रेडिट निश्चित रूप से लेना चाहेगा। और पाकिस्तान ही क्यों, मैं तो सोचता हूँ भारत के भी कई ऐसे मोदी विरोधी नेता हैं, बुद्धिजीवी हैं, वकील हैं, जो इंटरनेट पे लगातार लिख रहे हैं कि पाकिस्तान इस समय मध्य पूर्व की राजनीति की धुरी बना हुआ है और हम कहाँ पीछे रह गए। तो ये पाकिस्तान तो क्रेडिट लेगा ही, लेकिन क्रेडिट देने वालों में भारतीय लोगों का भी एक बौद्धिक वर्ग शामिल है। ये सबसे कहना चाहिए शर्म की बात मैं कहूंगा। और जहां तक डील के ओवरऑल बात है, एक पक्ष है जिसपे शायद ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में लिखा गया टोल फ्री पैसेज फॉर कमर्शियल शिपिंग फॉर 60 डेज। अब 60 दिन के बाद क्या टोल लगाने का अधिकार होगा ईरान को? और यदि ऐसा होता है तो ये कहना चाहिए दुनिया के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि तेल के दाम बढ़ेंगे और ईरान की आमदनी का एक और नया रास्ता खुल जाएगा। तो इस तरह से ईरान को बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओमान जो
हॉर्मुज स्ट्रेट हॉर्मुज में दूसरा साझेदार है, वो भी चाहता है कि टोल लग जाए शिपिंग के ऊपर। तो यदि ये ऐसा होता है तो ईरान एक तरह से विजेता होगा, ओमान एक तरह से विजेता होगा और सारी दुनिया को इसका नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है कार्तिक जी, इस पूरे सिचुएशन में अब ऐसा लग रहा है कि गल्फ कंट्रीज का क्या भरोसा यूनाइटेड स्टेट्स पर, अमेरिका पर कम हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके की पूरी सिचुएशन पैदा हुई है ऐसे में ये पूरी गल्फ कंट्रीज पर अटैक हुए, उनके प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा, उनके एसेट्स को नुकसान पहुंचा है, तो अब कहीं ना कहीं वो जो गल्फ कंट्रीज देखती थी यूएस को जिस नजर से, अब वो नजरिया बदल जाएगा इसके बाद। नहीं, इसके दो पहलू हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एक टाइम पे हम लोग जो कश्मीर के वो लेके जो कहते थे ना, सिचुएशन इज टेंस बट अंडर कंट्रोल, तो ये होल सिचुएशन एज ऑफ नाउ ऐसा ही है, क्योंकि देयर आर मल्टीपल प्लेयर्स। कई बार जब कॉन्वर्सेशन होता है ना, अगर दो पार्टी के बीच में प्रॉब्लम हो तो इट इज इजियर टू रिजॉल्व कि भाई आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, देन यू गिव इट एंड क्लोज इट। यहाँ पे इतने सारे प्लेयर्स है, इतने सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स है, और मोर इम्पोर्टेंटली आप अगर ईरान और इजराइल के रिलेटेड अगर आप सोचो तो इजराइल हु इज एक्चुअली अ मेन प्लेयर, वो तो कहीं पे डिस्कशन में नहीं है। सेकेंडली IRGC विच इज ऑल्सो अ मेन प्लेयर विद इन द इरानियन रिजीम। मैं हमेशा कहता हूं कि विद इन ईरान देर इज वन सेक्शन, जो PhD सेक्शन में जिनको कहता हूं, जो आप लोगों को और हमको दिखता है विच आर वेरी रैशनल लिबरल थिंकर्स, ऐसा हमको लगता है, लेकिन जो मेन चाबी जिसके हाथ में है वो तो IRGC है। तो वो अगर हिजबुल्लाह पे और अपने जो रेडिकल इस्लामिस्ट है उन पे से कंट्रोल अगर नहीं हटाता, एंड इफ दे आर गोइंग टू इर्क इजराइल, तो इजराइल तो डेफिनेटली ही इज नॉट गोइंग टू वेट, वो तो डेफिनेटली स्ट्राइक करेगा। तो बहुत सारे पेच है इसमें फंसे हुए हैं। मैं आपको विद इन UAE ये कह सकता हूं कैसी UAE हैज बीन वेरी स्मार्ट इन अंडरस्टैंडिंग कि ये किस दिशा में जा रहा है, इसलिए बीट ओपेक से हम लोग निकल गए, बीट इवन क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ कि हमको 0% हमारा स्टेक रखना है हॉर्मुज से, तो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द फुजेरा एंड अदर प्लेसेस जहां पे हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कोई नहीं रहेगा निर्भरता। सो ओवरऑल इट लुक्स अ मर्कियर सिचुएशन, और 60 दिन है, बट इतने सारे स्टेक होल्डर्स है, इतने सारे रॉ एजेस है, फ्रेंकली स्पीकिंग आई रियली वुड बी वेरी सरप्राइज। आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन ये ऐसे चलेगा मुझे डाउट है। ठीक है, बिल्कुल हर किसी को ये संशय बना हुआ है कि क्या सच में ये अगले 60 दिन जो क्रूशियल कहे जा रहे हैं, ये 60 दिन तक बातचीत जाएगी भी, या उससे पहले ही कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये पूरा जो MOU साइन हुआ है उस पर जो क्वेश्चन मार्क बार बार लग रहा है, वो सच में ऐसा हो जाएगा कि अब ये MOU का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये सारी अभी सिचुएशन बहुत ही क्रूशियल बनी हुई है। रिजवी जी, जिस एनरिच यूरेनियम की बात की जा रही थी, क्या ईरान पूरी तरह तैयार हो गया है उस एनरिच यूरेनियम को IAEA को देने के लिए? क्योंकि ये जो मेमोरेंडम है इसमें साफ तौर पर लिखा है कि किसी भी तरीके का न्यूक्लियर वेपन तैयार नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ईरान ने यह भी क्लियर किया है कि वो मिसाइल्स वाले पे बात नहीं करेगा, उसकी जो मिसाइल्स है वो उस पर किसी तरीके की टॉक इस मेमोरेंडम में या फिर आने वाली टॉक्स में नहीं करेगा। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, यूरेनियम की जो आप बात करनी है, ईरान शुरू से कहते आया है कि हम जो है न्यूक्लियर पावर वारहेड नहीं बनाएंगे, एटम बम नहीं बनाएंगे, ठीक है, ये हमको समझना पड़ेगा। और इसी डील में, इसी मेमोरेंडम में ये भी आया है कि ये एनरिच यूरेनियम जो है ईरान के बाहर नहीं जाएगा। तो ये बहुत क्लियर शब्दों में ये चीजें लिखी हुई है। लेकिन ये देखना ये होगा कि ईरान तो शुरू से कह रहा है कि हम जो है कोई भी ऐसा मास डिस्ट्रक्टिव जो है वेपन नहीं बनाएंगे। ये तो ईरान शुरू से कह रहा है, ईरान अपने बात पे अभी भी कायम है कि भाई हम नहीं बनाएंगे। लेकिन बात जो है, जैसे कि UAE की हो रही थी, मैं एक छोटा सा जवाब ये देता चलूं कि UAE तो अब इस पे टिप्पणी करने लायक नहीं रहा, क्योंकि जो बातें सामने आ रही हैं वो बहुत सरप्राइज्ड हैं। ईरान के लिए नहीं है अलबत्ता सरप्राइज, ईरान तो पहले से कहता हुआ आ रहा है कि एक कंट्री का जो रोल रहा है उसमें से खास UAE का, कि उसको जो ईरान ने खर्चा पानी दिया तो उसकी वजह क्या थी, वो बहुत कायदे से ईरान ने समझा दिया। और अब वो सरप्राइज सामने आ रहे हैं कि क्या क्या ईरान के पीछे से लोगों ने वेपन नहीं बनाएंगे तो 60% एनरिच यूरेनियम का क्या करना था ईरान ने? नहीं, ये तो देखिए, जब ओबामा के समय ये जो डील साइन हुई थी और जब ट्रंप आए और उसको फाड़ के फेंका, तो ये उसके बाद से एनरिच्ड होना शुरू हुआ, नहीं तो उससे पहले। और ये उसके बाद भी हुआ तो NPT की अंडर में हुआ। IAEA इसको फुल निगरानी कर रहा था, लेकिन जब IAEA ने जासूसी शुरू कर दिया और ये बात खुल गई कि जो है ये जो है इनके साइंटिस्ट जो हैं टेरर अटैक होने लगे इन पे, और ये जो लिस्ट चले गई मूसाद और
CIA पे, तो अब ईरान ने थोड़ा सा रोका और जो है इसको कंट्रोल्ड किया। नहीं तो ईरान तो NPT का साइन किया हुआ है, ईरान तो उससे बाहर नहीं निकला था और पूरी की ये निगरानी कर रहा था इस पे। और अगर ये बनाना होता, एक छोटा सा मैं जवाब और दूं कि देखिए अगर बनाना होता तो आपके एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हुए हैं और जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं वो भी सब ये बताते हैं कि एक महीने में 60% से 90% जो है एनरिस्ट करना, ये 1 हफ्ता 2 हफ्ता ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का काम है। ये 15 साल से जब डील को फाड़ा गया उसके पास से एनरिस्ट करते करते 60 तक पहुंचा, तो ईरान विद इन ये जंग में ही कर सकता था 90%, या बहुत से इस्तेमाल दूसरे कर सकता था, जो कि ईरान ने नहीं किया, क्योंकि ईरान का मकसद नहीं है। यहाँ के सुप्रीम लीडर हमेशा से कहते हुए आए हैं कि भाई हम नहीं करेंगे। ये एक भय, एक डर पैदा किया जाता है, एक नई चीज, एक नैरेटिव पैदा किया जाता है कि भाई अगर ऐसा होगा तो ईरान ये कर लेता, जबकि ईरान खुद तैयार नहीं है इन कामों के। ठीक, अमिताभ जी एज फॉरेन एक्सपर्ट आप अगर देखते हैं जिस तरीके से रिजवी जी तो इनकार कर रहे हैं कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहता था, लेकिन हमेशा से अमेरिका को और अमेरिका के एलाइज को ये खतरा रहा है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो पूरे विश्व के लिए खतरा होता। कितना बड़ा खतरा ईरान विश्व के लिए बनता अगर वो न्यूक्लियर पावर बनता है? देखिए, ईरान अपने न्यूक्लियर वेपनाइजेशन प्रोग्राम को बंद नहीं करना चाहता था। हालांकि NPT का वो सिग्नेटरी था, लेकिन आपने सही कहा कि अगर उसको नहीं बनाना था तो 60% वो एनरिच यूरेनियम का करता क्या? तो वो एक तरह का ब्लैकमेल था और उस ब्लैकमेल में वो जी रहा था। हालांकि ओबामा के समय जब JCPO हुआ था उस समय IAEA के कैमरे लगे थे, उनके सेंट्रीफ्यूजेस को वो देखते थे कि कितना एनरिचमेंट हो रहा था या नहीं हो रहा था। लेकिन और उस समय JCPO, और इसमें अंतर ये भी है कि JCPO को जितने भी बड़ी शक्तियां थी, P5+1 कहा जाता था, वो सारी शक्तियों पे एक तरह से गारंटी थी कि ईरान ऐसा कुछ नहीं करेगा, और ईरान को वो इंश्योर किया गया। उसमें चीन भी था, रूस भी था और तमाम अन्य देश भी थे। इस समय वैसी कोई गारंटी नहीं है। इस समय सिर्फ गारंटी ईरान की है और अमेरिका की है। लेकिन एनरिच यूरेनियम को वो ब्लैकमेल की तरह यूज कर रहा था, इसमें बिल्कुल सही बात है। 60% उसके एनरिच यूरेनियम थे और वो कैपेबिलिटी बढ़ाना भी चाहता था। और ये भी हो सकता था कि उस ब्लैकमेल को वो डर्टी बॉम्ब की तरह यूज करता, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तरह यूज कर सकता, कई सारी पॉसिबिलिटीज थे। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी थी कि ईरान बार बार कहता था, CIA और उनके नेशनल इंटेलिजेंस हमेशा कहते थे कि ईरान का न्यूक्लियर वेपनाइजेशन का कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि ये NPT का सिग्नेटरी है। ईरान थ्रेट भी करता था कि वो परमाणु अप्रसार संधि से, NPT से, जिसमें कहा गया है कि आप सिविलियन न्यूक्लियर पर्पसेस के लिए ही अपना न्यूक्लियराइजेशन प्रोग्राम बना सकते हैं, उसका भी वो सिग्नेटरी था। हालांकि वो बीच बीच में कहता था कि वो NPT से निकल जाएंगे, लेकिन ईरान वो अपना एक ऑप्शन वो कहता था कि मेरी जो संप्रभुता है, सार्वभौमिकता है, उसको मैं बचाए रखना चाहता हूं। अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को नहीं चला के सिर्फ न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, वो मेडिकल में काम देगा, वो अन्य चीजों में काम देगा, और इस तरह से अपना एक तरह से न्यूसेंस वैल्यू बना के रखना चाहता था ईरान। ठीक है, कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा था। जिस मकसद के लिए करना था वो अमेरिका को मंजूर नहीं था। अमेरिका हमेशा से कहता रहा है कि न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हैं, और अमेरिका कभी भी ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देना चाहता है। विजय राणा जी, लेकिन अमेरिका और इजराइल के रिश्तों का अब क्या? क्योंकि जिस इजराइल के साथ मिलकर आप इस युद्ध में आए, आपने इतने महीनों तक ये युद्ध चलाया, अब उसी इजराइल को बिना कॉन्फिडेंस पे लिए आप ऐसा MOU साइन कर लेते हैं, आप उस इजराइल को रोक नहीं पाते हैं, इजराइल आपकी बात नहीं मानना चाहता है। अब आगे क्या अमेरिका और इजराइल का? देखिए, दोनों देशों के बीच बहुत पुराने रिश्ते हैं और अमेरिका इजराइल की सुरक्षा का सबसे बड़ा गारंटर है। ये सही है कि ट्रंप के रास्ते में इस बार इजराइल आ रहा है और कई बार युद्ध विराम को लेकर के ऐसी स्थिति आएगी, एक बार लड़ाई फिर शुरू हो जाएगी, और इजराइल इस समय फिलहाल अमेरिका की बात सीधे सीधे मानने के लिए तैयार नहीं है, और उसका वही स्टैंड है जब तक कि उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं होती। देखिए, मध्य पूर्व में सारी हत्या की जड़ केवल यही एक है, अरब देशों का इस बात पर जोर कि वो इजराइल को उठा करके समुद्र में फेंक देंगे। ईरान से बार बार धमकियां मिलती हैं, और तो और पाकिस्तान भी इस तरह की कई कुछ समय पहले, कुछ वर्षों तक इस तरह की बातें करता था। तो कुल मिलाकर के जब तक इजराइल की सुरक्षा की गारंटी अरब देश नहीं देते, और देखिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि यदि आप PLO का चार्टर देखें, चार्टर की क्लॉज नंबर 2 में साफ लिखा हुआ है कि हम इजराइल के अस्तित्व को मिटा देंगे।
तो जब तक ये धमकी इजराइल के ऊपर चलती रहेगी, और ये भी तय है कि इजराइल मिलिट्रीली बहुत शक्तिशाली है, कोई भी मध्य पूर्व का देश, कोई भी इस्लामिक देश उसका सामना नहीं कर सकता। और जब जब भी इस तरह के हमले किए गए हैं इजराइल के ऊपर, इजराइल ने भारी बदला लिया है। आप कल्पना कीजिए इस तथ्य की कि जब हमास ने 23 अक्टूबर को हमला किया, 2023 में हमला किया था अक्टूबर में, हमास के हर नीति निर्माता को ये बात मालूम थी कि इजराइल इसका भारी बदला लेगा और पैलेस्टीनी गजा की जनता को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हर हमास का व्यक्ति, वो जो लोग उस हमले की प्लानिंग में थे, उनको सब मालूम था कि इसका अंजाम क्या होगा। इसके बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आ रहे। हिजबुल्लाह का भी इतिहास यही रहा है। तो जब तक इजराइल को अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती है, तब तक वो, मुझे नहीं लगता कि इजराइल की बात मानेगा। और दूसरी चीज ये भी कही जा सकती है कि खाने की होते हैं कि दांत दिखाने के और खाने के और। हो सकता है कि ट्रंप केवल ये नाटक कर रहे हो कि मैं तुमसे बहुत नाराज हूं, क्योंकि अमेरिका के भीतर, अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट में, अमेरिका की डीप स्टेट में इजराइल लॉबी इतनी प्रभावशाली है कि किसी भी राष्ट्रपति के लिए इजराइल से मुंह मोड़ना अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए बहुत मुश्किल होगा। रमीत जी, खाने के दांत और दिखाने के और डोनाल्ड ट्रंप के, इजराइल को आप चाहे कॉन्फिडेंस पे नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप इजराइल को पीछे भी नहीं छोड़ रहे हैं, आप इजराइल को साथ लेके ही चल रहे हैं। वो जो कर रहा है मनमानी करने दे रहे हैं। देखिए, फिर से मैंने पहले कहा, इजराइल राइट नाउ हैज अ पॉलिटिकल कंपल्शन एज वेल। जैसे जब लोकल चुनाव जो है, वहां नेशनल इलेक्शंस आर देयर, आई थिंक इन अक्टूबर, तो उसके मद्देनजर वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को वही करना पड़ेगा जो उनकी लोकल पॉलिटिक्स की कंपल्शन भी है। डेफिनेटली अमेरिका का प्रेशर कुछ हद तक चलता है, बट एट द एंड ऑफ इट ही हैज टू विन द इलेक्शन एंड ही हैज टू गो एज पर द डिमांड ऑफ द लोकल पॉलिटिक्स। बट एक और आपने जब $300 बिलियन की जब आपने बात कही थी पहले कि $300 बिलियन अमेरिका को देना पड़ रहा है, अमेरिका इज नॉट गिविंग $300 बिलियन। अमेरिका इज क्रिएटिंग अ फंड टू रिकंस्ट्रक्ट ईरान। पहले जो आपने पहले पढ़ा भी होगा कि पहले $400 बिलियन चाइना वाज गोइंग टू इन्वेस्ट इन rebuilding Iran. Now, very tactfully and as part of this war, now the architect has become America and its allies. जो नया नवनिर्माण होगा ईरान का, उसके आर्किटेक्ट कुछ हद तक अमेरिका और उसके अलाइज होंगे और उसके सपोर्टर्स होंगे। तो आप देखिए कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक विन है। सबसे पहले तो हमारी जो मेन डिमांड थी कि न्यूक्लियर पावर ईरान इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, पर्टिकुलरली द न्यूक्लियर वॉरहेड्स, एंड दैट इज टोटली नाउ आउट ऑफ द डिस्कशन। वो तो हमेशा से बात उनको माननी ही पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये हुई है कि चाइना हैज बिकम समवॉट लूजर इन दिस होल प्रोपोजिशन एंड अमेरिका हैज गेन्ड दैट आर्किटेक्ट रोल ऑफ रीबिल्डिंग ईरान, क्योंकि जो आदमी पैसा देगा उसकी कुछ शर्तें तो आपको माननी ही पड़ेंगी। और ये $300 बिलियन ये आज नहीं दे रहे हैं, ये अगले 5 से 10 साल में खर्च होंगे। तो ईरान कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अमेरिका एंड इट्स अलाइज एंड इट्स सपोर्टर्स फॉर नेक्स्ट 10 years। ये बहुत बड़ी विन है इसमें। प्रवीण जी, पहले नुकसान कर दे, पहले उसको ईरान को पूरी खत्म करने की कसम खा ली थी डोनाल्ड ट्रंप ने। अब खुद ही आप पैसे दे रहे हैं, खुद ही आप कह रहे हैं कि आप अपनी कंट्री को रिकंस्ट्रक्ट कीजिए। रोहन जी, इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट चला है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप, यूएस क्या वीक हो गए हैं? उनके अलाइज का उन पर भरोसा नहीं रहा है। अब बाकी कंट्रीज, बाकी कोई और ऐसे लीडर्स देखे जा रहे हैं, कोई और ऐसी कंट्रीज देखी जा रही है जिनके मदद से अब बाकी कंट्रीज काम करेगी। अब डोनाल्ड ट्रंप और यूएस का कहीं ना कहीं प्रभाव कम हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का प्रभाव कम होने से ज्यादा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है एक विश्वास के लायक तो नहीं रहे हैं। जो प्रतिदिन अपने स्टेटमेंट बदल रहे हैं, अपने स्टैंड से हट रहे हैं, तो अब उन्हें दुनिया सीरियसली नहीं लेती। इनफैक्ट दुनिया इंतजार कर रही कि कब इनके 2 साल का कार्यकाल समाप्त हो और दूसरा लीडर आए अमेरिका को। दूसरा, अभी सैयद जी ने कहा था कि ईरान कभी भी मास डिस्ट्रक्शन वेपन बनाता नहीं है, बनाना नहीं चाहता है। लेकिन देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो इन्होंने सी माइंस बिछाई है, वो एक तरीके से मास डिस्ट्रक्शन का वेपन का ही काम कर रहा है। आप देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके इन्होंने न तो इजराइल को परेशान किया, न यूएस को परेशान किया, बल्कि बाकी सारी दुनिया को इन्होंने परेशान करके रख दिया। इन्होंने अगर आक्रमण भी किया तो यूएई पे किया, कुवैत पे किया, इजराइल और यूएस पे इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, इट इज नथिंग बट अ मास डिस्ट्रक्शन वेपन। ठीक है, तो बिल्कुल ये वॉर ने क्या एक्सपोज कर दिया कार्तिक जी? ये जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है, उसके जो मेंबर स्टेट्स हैं, वो इफेक्ट हुए हैं इससे, और इन्होंने अब ऐसा लग रहा है कि अलग कलेक्टिव सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं। अब ये गल्फ कंट्रीज जो हैं, जिस तरीके से एक साथ चलती थी, अब साथ नहीं, अब अलग अलग दिख रही हैं।
नहीं बिल्कुल, हर देखिए किसी भी ग्रुप का एक इंटेंशन हो ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट कंट्रीज, राइट। जीसीसी कितना भी बोले कि दे आर बाउंडेड बाय रिलीजन, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन मैं अपने इरानियन भाई को एक जवाब पक्का देना चाहता हूँ कि भैया ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भैया हमने खर्चा पानी दिया, ये दिया, वो दिया। भैया आपकी 2 लेवल ऑफ लीडरशिप चली गई है, तीसरी लेवल ऑफ लीडरशिप आधी चली गई है, आपके सारे मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको डैमेज हो चुका है। मतलब ये किस मतलब बड़ी बड़ी बातों में रहे हैं तो थोड़ा ठंडे रहे। उन्होंने जो अटैक भी किया है एक्चुअली वो उन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी ईरान को हेल्प कर रहा था इवन ड्यूरिंग सैंक्शंस वाज ऑल दिस जीसीसी मेंबर्स ओनली। तो टेक्निकली अगर देखें तो दे हैव प्लेड राइट इनटू द हैंड्स ऑफ इजराइल बाय क्रिएटिंग दिस होल मैस फॉर देमसेल्व्स। आज के टाइम में वो कितनी भी बड़ी बातें करे, अपना कितना भी वो पीएचडी वाला फेस दिखाए, फैक्ट ऑफ द मैटर इज जीसीसी कंट्रीज आर गोइंग टू फाइंड इट वेरी टफ टू कि उनकी बातें सुने। जो कंट्री एक 30 मिनट पहले कहती है कि भैया हमने यूएई पे अटैक करके बहुत बड़ी गलती की, और 30 मिनट के बाद आईआरजीसी अटैक वापस शुरू कर देता है तो उस कंट्री के बारे में आई डोंट थिंक कि ये बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए कि हमने खर्चा पानी दिया। कौन सा खर्चा पानी है? एक बार आप अपनी कंट्री में घूमो, आपको पता चल जाएगा कि कितना ठीक ठाक आपको खर्चा हुआ है और कितना ठीक ठाक पानी आपका तबाह हुआ है। तो नेट सी आई फील के कोई कंट्रीज के इंटरेस्ट सेम नहीं होते। कतर का इंटरेस्ट अपना होगा, सऊदी का इंटरेस्ट अपना होगा। यूएई हैज प्लेड अ स्मार्ट गेम बाय कंप्लीटली डिटैचिंग इटसेल्फ अपना कोई भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिपेंडेंस नहीं रखना, एंड दे आर प्लेइंग द गेम विद अ वेरी लॉन्ग टर्म विजन। रिजवी जी, डोनाल्ड ट्रंप तो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जो एनरिच यूरेनियम है उसे आपकी कंट्री में डाइल्यूट किया जाए। वो चाहते हैं कि उसे वहां से बाहर निकाला जाए, लेकिन आप लोग नहीं चाहते, ईरान नहीं चाहता है कि वो एनरिच यूरेनियम वहां से बाहर निकले। अब कैसे होगा? कैसे बातचीत में ये अगर पॉइंट अटक जाता है तो कैसे आगे बातचीत होगी? देखिए, मैं तो आपका इंडियन भाई हूँ, ईरानी भाई नहीं हूँ। और दूसरी चीज ये कि हम नहीं चाहते, ईरान ये चाहता है। ईरान ये चाहता है, ईरान का ये कहना है कि अमेरिका होता कौन है। ईरान पूछ रहा है कि अमेरिका होता कौन है। ईरान की जनता पूछ रही है अमेरिका होता कौन है, कि बातचीत कर जो रहे है हैं, डिक्टेट जिसके साथ एमओयू साइन कर रहे हैं, कौन है अमेरिका? अभी बता रहे हैं, क्योंकि ये इस रीजन में आके जो माई बाप बनने की कोशिश कर रहा था, और बहुत से रीजनल कंट्री का माई बाप है, जो सबके वेपन्स वहीं से आते हैं, पूरी डील वहीं से करता है, फिर वो इंसल्ट करता है। आपने देखा होगा सऊदी प्रिंस की इंसल्ट किस तरह किया। यूएई को तो कुछ समझता ही नहीं है, और बहुत सी कंट्रीज पे किस तरह से कैसे बात करता है, कैसे रफ्तार और गिरफ्तार होती है, उसका किरदार कैसा है यूएई दूसरी गल्फ रीजन की कंट्री से। तो इसलिए ये डील कर रहा है, क्योंकि शांति रीजन में चाहता है। जैसा बताया हमारे एक पैनलिस्ट भाई ने ये भी बताया कि ईरान ने जो है बंद किया। ईरान ने 40 साल, 45 साल, 47 साल से कभी बंद नहीं किया हॉर्मुज। उसका चौक पॉइंट था, स्ट्रेटेजिकल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन कभी बंद नहीं किया। लेकिन इस रीजन में ये आके यहाँ पे जो गुंडागर्दी हो रही थी उसको सबक सिखाने के लिए इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट को ईरान ने यूज किया। हाँ, तो आप जो है यूरेनियम की बात कर रही थी। यूरेनियम का ईरान का साफ साफ ये कहना है कि जिसको आप ब्लैकमेलिंग कहें या कुछ भी कहें, आप ज्यादा से ज्यादा नाम ही तो दे सकते हैं ब्लैकमेल का, लेकिन जो कंट्री के पास ऑलरेडी है, जो हमारे बहुत से एक्सपर्ट सवाल करते हैं कि इसराइल के पास 300 वॉरहेड क्या कर रहा है। दूसरी बहुत सी कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, एटम बम बना के रखा है, वो क्या कर रहा है। जिन्होंने हिरोशिमा में, नागासाकी में बम यूज किया, वो क्या कर रहा है। वो होता कौन है? ईरान की सिर्फ एक छोटी सी गलती है, वो ये कि ईरान जो है झुकता नहीं है, सर चढ़ के बोल रहा है। ईरान में हिम्मत है, हिम्मत है कि सामने बात करने की। यही इसराइल था जो जिसके सामने इजिप्ट कितने दिन में झुक गया, कुवैत, कतर, ये सब कंट्रीज, गल्फ कंट्री, इनकी कोई बात करने का, इनको तो यानी तो टिप्पणी करना भी नहीं मुनासिब समझता, क्योंकि इससे जो है हम सब आपस इंडियन हैं, हमारी बातें जो है आपस में फिर इख्तिलाफ पैदा करेंगी। मैं तो ईरानी पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा हूँ कि ईरान ये कहता है कि भाई आप हो कौन, आप जो है हमको डिक्टेट नहीं करोगे, हम यूरेनियम का जो है मिसयूज नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं और शुरू से कहते हुए, आप उसको चाहे ब्लैकमेलिंग का पॉइंट कहे चाहे कोई और कहे, लेकिन ईरान इस बात पे अड़ा हुआ है और उसने माना भी नहीं है कि हमारा यूरेनियम खारिज नहीं होगा। हमारे साइंटिस्ट की मेहनत है ये, आपके पास जो है अगर हिम्मत है तो आप कर लेते हैं। और जो कि करके भी दिखाया, उन्होंने पूरा अटैक किया, किस तरह से यूरेनियम चोरी का कई बार कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाए सक्सेस। तो प्रवीण जी, कौन है आप? पूछ रहे हैं आपसे, आपकी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी?
देखिए, when you are by far the best military in the world and your supreme leader constantly talk about death to America, death to Israel, और ये बातें नहीं करते थे, ये हिजबुल्लाह और हिमास के थ्रू उसको अमल में लाते थे, उनको पूरा फंडिंग प्रोवाइड करते थे। तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ एनी मिलिट्री टू टेक केयर ऑफ दिस काइंड ऑफ थ्रेट्स। और ये अमेरिका के इस राष्ट्रपति को नहीं, पिछले 7 राष्ट्रपतियों को एक ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट जाती थी कि न्यूक्लियर पावर्ड ईरान इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू अमेरिका। और हिजबुल्लाह और हमास आर नो फ्रेंड्स टू एनीबॉडी, नॉट टू अमेरिका, नॉट टू इजराइल और टू द वर्ल्ड। उसी हिजबुल्लाह, उसी लेबनान को तो आप लोगों ने लिया है ना डील में, लेबनान का ही जिक्र है ना, पहले पैराग्राफ में पढ़ा होगा आपने, लेबनान का ही तो जिक्र है, उसी को तो ले लिया, शामिल कर लिया ना आप लोगों ने। मैडम, डील का मतलब क्या है? When you we have almost won the war, and then we have almost won the war, and we have full leverage on all 3 fronts: economic front, military front, diplomatic front, and then you cannot just see, मैडम वो जमाने गए, ये पिछले 100 साल का पुराना दुनिया नहीं है कि you can destroy the country completely. There is still you have to fight the war with some kind of laws and some kind of सिचुएशन है या नहीं अमेरिका के लिए, ये तो हर कोई देख ही रहा है कि कितनी बातें मानी हैं आप लोगों ने ईरान की, कौन झुका है कौन नहीं झुका है। अमिताभ जी, कितना वक्त लग सकता है अगर इस एनरिच्ड यूरेनियम को ईरान से बाहर निकालना है या उसको डाइल्यूट करना है, कितना लंबा वक्त इसमें जा सकता है? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। पहले जो जून में जो बमबारी की गई थी फोर्दो, नातांज और इस्फहान में, उसमें जो भी एनरिच यूरेनियम था 60% या उससे ज्यादा, वो कहां दबा है ट्रम्प साहब खुद बता रहे हैं कि कितने अंदर गया है, हमें भी नहीं पता है। दूसरा, ये बात कभी नहीं हुई थी कि IAEA को वापस सौंपी जाएगी, बात ये हुई थी कि उसको डाइल्यूट कर दिया जाएगा। उसका डेस्टिनेशन कहां होगा, ये यहां पर कोई एक मतैक्य नहीं हुआ था। ऐसा पहले ईरान कर चुका है कि जितने एनरिच यूरेनियम थे 2015 के पहले, उनको वो रूस को दे चुका है। करीब 11,000 किलो हाईली एनरिच यूरेनियम वो 2015 के एग्रीमेंट पर दे चुका था। इस बार ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हो, शायद ये मान के चल रहे हैं कि वो रिट्रीव नहीं किया जा सकता है। अगर वो ऐसा तो है नहीं कि वो धूल पत्थर से जहां भी वो दबा हुआ निकालेंगे वो उसी इफेक्टिव वे में काम करेगा। अगर वो करता भी है तो उसको डाइल्यूट करेगा, इसके लिए ईरान गारंटी लेता है। दूसरा, जो बमबारी हुई है इस्फहान, नातांज, जितने भी उनके न्यूक्लियर साइट्स थे, उनमें ईरान की कैपेबिलिटी को कम से कम 10 साल पीछे धकेल दिया है इस बमबारी ने, इजराइल और अमेरिका ने। तो वो इमीडिएट चाह के भी वो न्यूक्लियर वेपनाइजेशन प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकते। ठीक है विजय राणा जी, ठीक है सर, वक्त अब कम है। विजय राणा जी, कितनी सिचुएशन वेस्ट एशिया में चेंज हुई है, स्पेशली इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बाद, और आगे सिचुएशन आप कैसा देखते हैं ये पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को? अभी भी पूरी तरह से सारी सिचुएशन बहुत रिस्की है, क्योंकि दोनों पक्ष एक तरफ डील कर रहे हैं और दोनों ही पक्ष एक दूसरे को धमकी भी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के शांति होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और सबसे, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, देखना यह कि इन 60 दिनों में क्या होता है, किस तरह की शर्तें होती हैं। और यदि दोनों पक्षों को एक तरफ रख दिया जाए तो सारी दुनिया की निगाह इस बात पर रहेगी कि 60 दिन के बाद क्या होर्मुज में सामान्य रूप से टोल फ्री पैसेज हो सकेगा ऑयल टैंकर्स का। यदि होता है तब दुनिया को राहत की सांस मिलेगी। यदि कहीं ये समझौता हो गया कि भाई 60 दिन के बाद ओमान भी चाहे, क्योंकि ओमान भी उतना ही टोल लगाना चाहता है जितना कि ईरान लगाना चाहता है, तो यदि ये हो तो दुनिया को तो कम से कम राहत नहीं मिलने वाली। दुनिया को इस युद्ध की कीमत लगातार और लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। ठीक है कार्तिक जी, अगर टोल जारी रहता है, अगर ये 60 दिन बाद टोल लगना शुरू होता है, तो जाहिर तौर पर कोई भी ऐसी, अगर कहीं कंक्लूसिव तरीके पर निकल कर आया ये वॉर, तो वो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला ना, क्योंकि हमको पता है कि ये सिचुएशन आज नहीं तो कल वापस आ जाएगी। इसलिए यूएई ने बहुत ही स्मार्टली एक एडवांसली चालू किया है कि वी नीड नो डिपेंडेंस ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सेकेंडली, मैं एक लास्ट चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, जो अमेरिकन इंटरेस्ट के बारे में हम कह रहे हैं कि लोगों को ट्रस्ट होगा नहीं होगा, फैक्ट ये है कि ट्रस्ट हो ना हो, अमेरिका इज गोइंग टू मेक लॉट ऑफ मनी, अमेरिका इज गोइंग टू सेल लॉट ऑफ वेपन्स, और सारे गल्फ स्टेट्स का जो डिफेंस बजट है वो तो इस वॉर के ड्यूरिंग भी देखा है कि अमेरिका हमेशा एक बिजनेसमैन की तरह, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा एक बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं, और इस पूरे वॉर में देखा है कि अमेरिका ने पैसा बनाया है, चाहे बाकियों का नुकसान हुआ है, पूरा विश्व सफर किया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस एमओयू के बाद आखिर क्या सच में ये वॉर खत्म होता है या अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, अभी भी जो सिचुएशन है वो स्केप्टिकल बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।